तो दोस्तों इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। रिपीट करते हैं डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस को। सो इट इज़ मोर अबाउट प्रोड्यूसिंग डिलीवरेबल्स, डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट वर्क। मतलब इससे पता ही चलता है कि एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं। सो प्रोड्यूसिंग डिलीवरेबल प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वर्क परफॉर्मेंस डेटा गैदर कर रहे हैं, चेंजेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो अप्रूव चेंजेस हैं। और हम जो यहाँ पे वी आर मैनेजिंग द पीपल एज वेल, और उनको जो है प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो ये जस्ट एक समरी है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस की। दोस्तों एग्जीक्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब जो है हमें मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है, प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है, उसको रिव्यू करना है और रिपोर्ट करना है जो भी हमारा प्रोग्रेस है। तो उसके लिए प्रोसेस होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस, रिव्यूइंग द प्रोग्रेस एंड देन रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा करंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस से जो है कंपेयर किया जाता है प्लानिंग फेज में। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग फेज के दौरान जो प्लान बनाया गया था उससे कंपेयर किया जाता है हमारे करंट परफॉर्मेंस को, और जो हमारी फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है उसको भी कंपेयर किया जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस से। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो प्रोसेस है हमारा, और इसमें क्या क्या काम होते हैं, इसमें कंपेयरिंग होती है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की बेसलाइन के साथ। तीनों जो बेसलाइन है हमारी उनके साथ कंपैरिजन होता है, परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। फिर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैकिंग परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस बेसलाइंस, और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जो भी हमने क्वालिटी चेक्स किए उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती हैं अल्टीमेटली उनको करेक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस को बैक टू ट्रैक लाने के लिए। और जो रिस्क हैं उनको चेक किया जाता है कि दैट माइट नॉट लाइक, कि कौन कौन से रिस्क जो है आ सकते हैं, अभी नए रिस्क। दोस्तों मॉनिटरिंग का मतलब हो गया कि ट्रैकिंग करना, रिव्यूइंग करना और रिपोर्टिंग करना प्रोग्रेस की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसके उससे कंपेयर करना हमारी करंट परफॉर्मेंस को, फॉरकास्टेड परफॉर्मेंस को। ठीक है, और अगर कोई कंपैरिजन आता है, ट्रैक पे नहीं है कुछ, तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है दोस्तों, चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करना, चेंज रिक्वेस्ट करने के बाद फिर रिस्क पे चेक करते रहना जो है नए रिस्क तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, दैट इज ऑल अबाउट मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस। दोस्तों कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट को। वन ऑफ देम इज ईवीएम, अर्नड वैल्यू मेजरमेंट, मतलब कितनी वैल्यू अर्न करी है। ईवीएम जो है हमें बताता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेस लाइन से जो है कितना उसमें जो है डेविएशन आ गया है। ठीक है, वो ट्रैक पे है कि नहीं है, तो ईवीएम से पता चलता है। और रूट कॉज एनालिसिस से पता चलता है कि जो प्रॉब्लम आई है उसका रूट कॉज क्या है, प्रोजेक्ट पे जो प्रॉब्लम आई है उसका रूट कॉज क्या है। ईवीएम और रूट कॉज एनालिसिस यूज होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। मॉनिटरिंग हो गई यहाँ पे क्योंकि हम प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं बेसलाइन से यूजिंग ईवीएम, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, और रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम भी निकाल रहे हैं। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस से, तो वो भी मॉनिटरिंग हो गया। फिर हम जो है वर्क परफॉर्मेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। जो है जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं कि कितना परफॉर्म किया है, कितना वर्क हुआ है, और उसकी परफॉर्मेंस कितनी स्पीड से काम हो रहा है, कितना क्वालिटी काम हो रहा है।
जो भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं उनको भी देखते हैं कि कितना इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आउटपुट क्या निकल के आता है, आउटपुट आएगा चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, मॉनिटर और कंट्रोल करने के बाद चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आएंगी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अपडेट होंगे, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में अपडेट होंगे। अब आता है वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम। और वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली यूज होता है ऑथराइजिंग द ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आप एक्टिविटीज़ को करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो अगर मान लो पेंटर काम कर रहा है, और कारपेंटर भी अपना काम पैरेलली स्टार्ट करना शुरू कर दे, तो कारपेंटर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेंट से जो है इतना डस्ट फैलेगा कि उसको जो है कारपेंटर जो है उसके काम में डिस्टरबेंस होगी। तो एक सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत है। पहले पेंटर काम करेगा या पेंटर कहीं और काम करेगा, उसके बाद कारपेंटर काम करेगा। तो वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली अधिकार, ऑथराइजेशन देता है एक ऑर्डर में काम करने को, एक सीक्वेंस में अपना वर्क परफॉर्म करने को। तो ये जो है बेसिकली इंश्योर करता है कि जो हमारा काम है वो सही समय पे हो, ठीक है, और एक करेक्ट सीक्वेंस में हो, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस या कंफ्यूजन ना हो प्रोजेक्ट में। बेसिकली हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, तो कोई भी ओवरलैप ना हो दो प्रोसेसेस में, दो कामों में, दो वर्क्स में, वर्क एक्टिविटीज़ में, रिसोर्सेज में। तो एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर दोस्तों आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, रेसी मैट्रिक्स। मतलब किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किस एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, या किस वर्क पैकेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो हमें पता चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स से। अब दोस्तों जानेंगे चेंज रिक्वेस्ट के बारे में। तो दोस्तों जब अ, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एज पर प्लान्ड परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमें जो है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है एडजस्टमेंट के लिए, और वो होती है चेंज रिक्वेस्ट। क्या होती है वो? चेंज रिक्वेस्ट। तो ये चेंज रिक्वेस्ट की डेफिनेशन के देख रहे हैं हम यहाँ पे। जो हमारा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है उस पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमें देखना होता है डेविएशंस क्या हैं बेसलाइन से, और अगर डेविएशंस हैं तो हमें जो है जो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा डेविएशन को फिक्स करने के लिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके लिए जो है एक एनालिसिस किया जाता है टू एडजस्ट द प्रोजेक्ट को एडजस्ट करने के लिए जो है एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है, और इस एनालिसिस को एक इन द फॉर्म ऑफ चेंज रिक्वेस्ट जो है भेजा जाता है चेंज कंट्रोल बोर्ड को रिव्यू के लिए भेजा जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है एडजस्टमेंट करने के लिए, डेविएशन को कम करने के लिए। दोस्तों चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है एक लोगों का ग्रुप है, एक प्रोजेक्ट टीम है एक्सपर्ट्स की, जो इवेलुएट करती है चेंज रिक्वेस्ट को, और उसको चेंज रिक्वेस्ट को एनालाइज करने के बाद एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है बेस्ड ऑन इवेल्युएशन। और उसके बाद जो है चेंज रिक्वेस्ट जो है वो 3 तरह की होती है, या तो एक करेक्टिव एक्शन लेना है, या फिर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, या फिर डिफेक्ट रिपेयर करना है। दोस्तों या तो करेक्टिव एक्शन के लिए चेंज रिक्वेस्ट भेजी है, या प्रिवेंटिव एक्शन के लिए भेजी है, करेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रॉब्लम को, या डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट भेजी है। 3 तरह की। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इनलाइन आ जाए, बैक ऑन ट्रैक आ जाए बेस लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं। एक्चुअल डेविएशन जो है बेस लाइन से, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। और प्रिवेंटिव एक्शन जो होते हैं ना, वो कभी भी एक्चुअल डेविएशन के लिए नहीं होते, वो होते हैं पॉसिबल पोटेंशियल डेविएशंस के बाद, जो डेविएशंस हो सकती हैं, जो हो गई उनके लिए नहीं।
जो हो सकती हैं उनके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। उसके बाद होता है डिफेक्ट रिपेयर। डिफेक्ट रिपेयर बेसिकली होता है रीवर्क के लिए। रीवर्क जो करते हैं वो डिफेक्ट रिपेयर होता है। तो इट मीन्स रीवर्क तभी होगा जब चेंज रिक्वेस्ट जो है अप्रूव होगी। कोई भी कंपोनेंट है प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट स्पेक्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर उसको जो है हमारा डिलीवरेबल जो है कंपोनेंट है प्रोजेक्ट का वो मीट नहीं कर रहा है, तो हमको उसको एक दोबारा काम करना पड़ता है या उसको रिप्लेस करना पड़ता है कम्प्लीटली। सो उसको बोलते हैं डिफेक्ट रिपेयर चेंज रिक्वेस्ट। सो हर चेंज रिक्वेस्ट, चाहे वो प्रिवेंटिव हो, है ना, चाहे वो करेक्टिव हो, चाहे वो डिफेक्ट रिपेयर हो, किसी भी तरह की चेंज रिक्वेस्ट है उसको भेजना पड़ता है रिव्यू के लिए परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस में। तो उसको रिव्यू के लिए भेजेंगे हम इस सिस्टम में, और फिर उसके बाद वो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। तो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो हैं बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए होते हैं अकॉर्डिंग टू करंट प्रोजेक्ट बेसलाइन, और कोई भी चेंज नहीं करते हैं बेसलाइन में, बस उसकी परफॉर्मेंस को फिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, इट डू नॉट इनकर एनी चेंजेस टू द बेसलाइन। करेक्टिव हो चाहे प्रिवेंटिव एक्शन हो, एडजस्टमेंट करता है परफॉर्मेंस में। उसके बाद हमारा होता है चेंजेस जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अफेक्ट करते हैं, बेसलाइन को अफेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा पॉलिसी हो गई। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास जाते हैं और वहाँ से अप्रूवल आता है। चेंज कंट्रोल बोर्ड हो सकता है जैसे स्पॉन्सर है हमारा, उसके पास चला जाएगा अप्रूवल। तो वो अलग सिस्टम है। चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है वो अलग होता है, उसमें जो है हमारा प्रोसेस रिलेटेड चेंजेस होते हैं, प्रोसेस रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मॉडिफाई करना है, बेसलाइन मॉडिफाई करनी है, प्रोजेक्ट चार्टर मॉडिफाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करना, पॉलिसी मॉडिफाई करनी है। सो दोस्तों PICCP के बारे में पढ़ते हैं। PICC दैट इज परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी चेंज करना है हमें, ठीक है, जो भी चेंज करना है हमें उसको जो है इवेल्युएट किया जाता है सिस्टम में, और उसको एक्सेप्ट किया जाता है और रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इवेल्युएट करते हैं बेसिकली जो इम्पैक्ट होता है कॉस्ट पे, क्वालिटी पे, रिस्क पे या रिसोर्स पे, जो भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। सो इसके अगेंस्ट जो है हम चेंज को जो है वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं अप्रूव करने से पहले या रिजेक्ट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट में चेंजेस, तो अप्रूव चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फिर अगर अप्रूव हो जाते हैं तो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोसेस में, जिसमें एग्जीक्यूशन हो रहा होता है ना, उस प्रोसेस में जो है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोसेस, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप, एग्जीक्यूटिंग स्टेज में। सो कितने तरह के जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, पहले भी डिस्कस किया हमने। चेंजेस जो अफेक्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, बेसलाइन, पॉलिसी, प्रोसीजर, चार्टर, कॉन्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क को। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसेस को बेसिकली। और ये सारे जो चेंजेस है ये चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू जाते हैं फॉर डिसीजन, चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। और कुछ दूसरे टाइप के चेंजेस होते हैं जो कि हमारे इन प्लान्स को, बेसलाइंस को, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को या चार्टर को, कॉन्ट्रैक्ट को, स्टेटमेंट ऑफ वर्क को जो है अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो है वो चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू नहीं जाते हैं। वो हमारा जो सिस्टम है, मैंने जो पहले डिस्कस किया, हमारा जो सिस्टम है उसके थ्रू, PICC जो हमारा सिस्टम है, परफॉर्म चेंज इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम जो है, ठीक है, उसके थ्रू जाते हैं। और इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कंपनी की पॉलिसी टू अप्रूव और रिजेक्ट दीज टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर डिसीजन लेता है इसके ऊपर, जो इसको बोल सकते हैं जो बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में चेंज होगा, ठीक है दोस्तों, वो चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू होगा। और कोई भी चेंज जो प्रोजेक्ट
प्लान में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में या बेसलाइन में नहीं होगा, वो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। सो जो हमारे करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं ना, उनकी जो चेंज रिक्वेस्ट हो, उनके लिए जो चेंज रिक्वेस्ट करी जाती है, सो वो बेसलाइन पे अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, बेसलाइन चेंज नहीं होती हमारी। लेकिन अगर मान लो एडजस्टमेंट ज़्यादा है, प्रॉब्लम बड़ी है और उस प्रॉब्लम को करेक्ट करना ज़रूरी है, एडजस्टमेंट से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, डेविएशन जो है हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? तब तो चेंज रिक्वेस्ट जो है बेसलाइन पे करनी पड़ेगी, चेंज रिक्वेस्ट बेसलाइन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है। तो अगर हमें चेंज रिक्वेस्ट बेसलाइन पे करनी है दोस्तों, तो हम फिर हमारा जो PICC है, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस है, उसको रिक्वेस्ट भेजी जाती है फॉर्मल तरीके से बेसलाइन को चेंज करने के लिए। तो इवेल्युएट और अप्रूव की जाती है इस सिस्टम के थ्रू, PICC के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और ये किस किस फेस में होती है, किस स्टेज में होती है? ये ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला जो हमारे स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट की, वहाँ पे जो है हम बेसिकली जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं बेसलाइन में चेंज के लिए। सो बेसलाइन को चेंज करना इज़ अ सीरियस इशू। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बेसलाइन चेंज ना हो और एडजस्टमेंट करके ही जो है प्रोजेक्ट में हमारे जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। बेसलाइन से डेविएशन क्यों होती है? क्योंकि हमने रिस्क ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करे, रिस्क जो है मैनेज नहीं करे ठीक से, इनकम्प्लीट रिस्क आइडेंटिफिकेशन और इनकम्प्लीट रिस्क मैनेजमेंट। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट अननेसेसरी चेंजेस टू द बेसलाइन और फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस। मतलब मैं फैसिलिटेट करूँ चेंजेस का जो प्रोसेस है उसको। तो दोस्तों, अगर एडजस्टमेंट करने से काम नहीं हो रहा, माइनर एडजस्टमेंट करने से काम नहीं हो रहा है, तो चेंज रिक्वेस्ट को जो है भेजा जाता है चेंज कंट्रोल बोर्ड को। चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है उसमें लोग होते हैं जो रिव्यू करेंगे, फिर अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे चेंजेस को। सो वो देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है चेंज का, स्कोप पे, कॉस्ट पे, स्केड्यूल पे, रिस्क पे, और जो सबसे मेन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सो दीज चेंजेस आर पुट फॉरवर्ड टू द बोर्ड। बोर्ड को भेज दिया जाता है, जिसमें मैंने बताया कि लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। बोर्ड में कौन हो सकते हैं? बोर्ड में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर हो सकता है, फंक्शनल मैनेजर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। बोर्ड में ये सब होते हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग द चेंजेस? तो अगर मान लो चेंज होता है हमारे प्रोजेक्ट चार्टर में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में, ठीक है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं प्लानिंग के, सॉरी इनिशिएशन के, फिर हमारे बेस लाइन में अगर कोई चेंज होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अथॉरिटी नहीं होती उसके पास। ठीक है दोस्तों, उसके पास अथॉरिटी कब होती है? जब इन सब चीज़ों में चेंज नहीं होता, जब हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो इनको अफेक्ट नहीं करते हमारे प्लान्स को, चार्टर को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को, बेसलाइन को, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिसीजन ले सकता है उसमें। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को कितनी अथॉरिटी है, ठीक है, और किस टाइप के चेंजेस आए हुए हैं प्रोजेक्ट में। सो अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों पे करना है चेंज, माइनर एडजस्टमेंट तो प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव कर सकता है, लेकिन अगर चार्टर और ये बड़े बड़े चेंजेस करने हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में, बेस लाइन में करना सबसे इम्पोर्टेंट, तो चेंज कंट्रोल बोर्ड है जो प्राइमरी अथॉरिटी है, वही डिसीजन लेते हैं। सो चेंज मेकिंग प्रोसेस जो होता है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्या प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजर फॉलो करता है चेंज करने के लिए। जैसे कस्टमर अगर बोल देता है कोई चेंज, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या होता है, पहली चीज़ क्या करता है वो? या फाइनेंस मैनेजर ने बोल दिया चेंज के लिए प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इस सिचुएशन में क्या करेगा? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, प्रोसेस क्या है एक बार देख लेते हैं चेंज मेकिंग का। सबसे पहले जो चेंज आता है तो हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है प्रोजेक्ट पे, तो एनालाइज करते हैं इम्पैक्ट को। फिर
इम्पैक्ट पता लग जाता है, फिर कोशिश करते हैं कि उसको मिनिमाइज करें, चेंज का जो इफेक्ट होगा उसको मिनिमाइज करें। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उसको, वो ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ऑप्शंस देखने के बाद अप्रूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं चेंज रिक्वेस्ट को। ठीक है, और अप्रूव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं या बेसलाइन है, उनमें अपडेट करते हैं। फिर सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि बेसलाइंस में चेंज हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में चेंज हुआ है। फिर रिवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमारे सामने आ जाता है और बेसलाइन आ जाती है रिवाइज। तो ये है प्रोसेस। सो दोस्तों, पहले स्टेप को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि चेंज रिक्वेस्ट जो आई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे परफॉर्मेंस बेसलाइंस पे। तो इससे पहले कि हम कोई चेंज करें, हम उसका इम्पैक्ट को मेज़र करते हैं, इम्पैक्ट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लो आईफोन है, आईफोन में हमने एक्स्ट्रा फीचर देना है, तो उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि फीचर अगर ऐड करते हैं तो कॉस्ट जो है हमारी $1000 बढ़ गई, और प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है 4 हफ्तों जो है आगे चला जाएगा, और नई 40 नई एक्टिविटीज़ जो है उस स्कोप में ऐड हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं हमारे चेंज रिक्वेस्ट का सबसे पहले। सो दोस्तों, दूसरा स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंज का इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं मिनिमाइज करने के, डिक्रीज करने के, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द प्रोजेक्ट उसको। तो जैसे कि आईफोन का एग्जांपल लिया तो फीचर बनाना है एक नया, तो क्या कर सकते हैं कि हमारी बेस लाइन्स जो हैं वो मतलब उन पे दिक्कत ना हो, कोई भी हमारा स्केड्यूल ना बढ़े, कॉस्ट ना बढ़े। तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे क्रैशिंग कर दो, फास्ट ट्रैकिंग कर दो। ठीक है दोस्तों, या री एस्टिमेटिंग कर दो, ताकि नेगेटिव इफेक्ट जो है क्रैशिंग, तो क्रैशिंग होता है जैसे मान लो आपने कोई रिसोर्स ऐड कर दिया, कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स को आपने ऐड कर दिया प्रोजेक्ट में, तो उससे आपका जो है चीज़ें जो है वो सिमिलर रहती हैं, बेस लाइन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। या फास्ट ट्रैकिंग कर दी, कोई दो एक्टिविटीज़ हैं उनको साथ में पैरेलली जो है कर दिया उनको परफॉर्म, तो उससे भी जो है आपका फीचर डेवलप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या री एस्टिमेशन कर दिया, दोबारा से री एस्टिमेट की चीज़ें, और उसमें जो है अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम बचता है ठीक एक्टिविटी करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। तो थर्ड स्टेप जो होता है वो अप्रूवल और रिजेक्शन का होता है चेंज रिक्वेस्ट को। तो जो चेंज रिक्वेस्ट है उसको चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास भेजते हैं, अगर वो बड़ा चेंज है तो चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास भेजते हैं, वो अप्रूव करता है, फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। डायरेक्ट और मैनेज वाला जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क का प्रोसेस है उसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं उसका, चेंज रिक्वेस्ट का। और लास्ट में जो है चौथा स्टेप जो है वो चेंज मेकिंग का जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है उसको अपडेट कर देते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अपडेट कर देते हैं, बेसलाइंस जो है उनको अपडेट कर देते हैं। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेट होने चाहिए टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, लेटेस्ट वर्जन आए उसमें और इफेक्ट ऑफ चेंजेस आए। सो चेंज इम्प्लीमेंट होने के बाद और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने के बाद जो है हम सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग द चेंज एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोजेक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में भी अपडेट करते हैं, और जो चेंज है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे प्रोजेक्ट पे वो भी उनको इन्फॉर्म करते हैं। फिर प्रोजेक्ट को लास्ट स्टेप होता है रिवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है और बेसलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट को रन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिचुएशन है वो कौन से स्टेज पे है। ठीक है दोस्तों, उससे जो है हमें पता चल सकता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो चेंज रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है, ज़रा देख लेते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो सबसे पहले देखता है कि अ, उसको चेंज करना है, डिस्कवर करता है कि यह है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। सो अगर चेंज करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करता है कि ये चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर चेंज होना चाहिए, उसके बाद वो चेंज रिक्वेस्ट जो क्रिएट करता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है चेंज कंट्रोल बोर्ड को। अब रिक्वेस्ट किसके पास है, चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास।
तो उसको अप्रूवल आना चाहिए। अगर अप्रूवल आता है तो उसके बाद जो है क्या करता है वो, उसके बाद जो है वो बेसलाइन के साथ कंपेयर करता है। जो चेंज अप्रूव्ड हुआ है उसको बेसलाइन के साथ कंपेयर करता है। फिर वो प्लान बनाता है कि नया काम कैसे होगा प्रोजेक्ट पे। ठीक है दोस्तों, नया काम कैसे होगा प्रोजेक्ट पे, और उसके बाद वो बेसलाइन को अपडेट कर देता है क्योंकि अप्रूवल तो आ ही गया था। फिर जो अपडेटेड बेसलाइन है उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में डाल देता है ताकि सब लोग देख सकें अपडेटेड बेसलाइन को। अब प्रोजेक्ट टीम जो है वो काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस मेड। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पूछा जाता है कि भाई प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसके पास अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको कैसे वो हैंडल करता है। तो हमें उस टाइम पे देखना कि हमारा जो प्रोजेक्ट का स्टेज है वो कौन सा है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि कौन सा जो स्टेप है उस पे हैं हम, लाइक चेंज प्रोसेस के कौन से स्टेप पे अभी हैं। जो हमने अभी डिस्कस करे सारे प्रोसेस, चेंज मेकिंग प्रोसेस, तो किस स्टेप पे हम हैं वो देखते हैं। और उस स्टेप पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या एक्शन लेने होते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एक्शन है वो रेकमेंड करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या उस पर्टिकुलर चेंज मेकिंग स्टेप में। सो दोस्तों अब हम चेंज मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चेंजेस जो है आते कहाँ से है और क्या कारण है कि चेंजेस आते हैं। चेंजेस आते हैं कस्टमर से जब उनको नए फीचर्स चाहिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं जब एक नए प्रोडक्ट की डिमांड आती है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, नए टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड आती है मार्केट में, तो मार्केट प्लेस ट्रेंड्स की वजह से जो है चेंज आता है प्रोजेक्ट में। और उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है और हमें अपना काम उस सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना है, मतलब मीडियम और टेक्नोलॉजी नई यूज़ करनी है, तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चेंज करने से क्या होता है, चेंज करने से हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं डेवलप होती हैं। चेंज इम्प्लीमेंट करने से नए फीचर्स डेवलप होते हैं, नया बिहेवियर डेवलप होता है, नए सिस्टम डेवलप होते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नया कल्चर बनता है। सो चेंज इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। सो दोस्तों चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट होता है बेसिकली जो ट्रांजिशन होता है करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में, उसको मैनेज करने को जो बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, करंट स्टेट है उसको एक फ्यूचर स्टेट में लेके जाना है, उसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, उस ट्रांजिशन को मैनेज करने को बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारा चेंज मॉडल्स। चेंज मॉडल्स जो है वो बताता है कि चेंज मैनेजमेंट हम कैसे कैरी आउट करते हैं, चेंज मैनेजमेंट को कैसे कैरी आउट करते हैं। चेंज मॉडल जो होता है उसमें होता है लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो हमें हेल्प करती है चेंज को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुली। तो चेंज मॉडल बेसिकली हेल्प अस द प्रोसेस और इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प अस इम्प्लीमेंट चेंज सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, चेंज मॉडल हमें हेल्प करता है और हमें वो एक्टिविटीज़ बताता है जिनकी हेल्प से हम चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चेंज मॉडल कितने टाइप के होते हैं, पहला हो गया मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद होता है एडकार मॉडल बाय जेफ, जेफ हियात द्वारा एक एडकार मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा होता है 8 स्टेप प्रोसेस फॉर लीडिंग चेंज बाय जॉन कॉटर, ट्रांजिशन मॉडल विलियम ब्रिजेस द्वारा, वर्जीनिया सेटर चेंज मॉडल। तो ये सारे चेंज मॉडल्स जो है ये हम देखेंगे। फिर से रिवाइज करते हैं कि चेंज मॉडल हेल्प करता है चेंज इम्प्लीमेंट करने में। सो दोस्तों हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोई चेंज करना है तो उसके स्टेप्स हम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले फॉर्मुलेट चेंज। फॉर्मुलेट चेंज का मतलब होता है कि ये जानना कि ये चेंज हमें क्यों करना है और
सबको सब लोगों को जो है समझाना कि ये चेंज क्यों करना है, और इसकी जो फ्यूचर स्टेट होगी वो कैसे जो है हमें अ, और बेटर कर देगी। तो ये सब चीज़ें जो है समझाना और समझना, और जो चेंज करने का रीज़न है वो सब फॉर्मुलेट चेंज में आता है। पहला स्टेप है फॉर्मुलेट चेंज, मतलब मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड द चेंज। सो चेंज का इंट्रोडक्शन तो हो गया और चेंज की तैयारी तो हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग। सो अब जो है हम देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, क्या टास्क करने पड़ेंगे इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें जो है हम क्लैरिटी डेवलप करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की, ताकि वो ट्रांजिशन कर सके करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में। उनको हेल्प करते हैं, उनको टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो एक क्लैरिटी बनाते हैं उनके माइंड में कि कैसे ट्रांजिशन करना है। फिर अगला स्टेप होता है, अब हमने तैयार तो कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया, फिर हमने प्लान भी कर दिया एक्टिविटीज़। अब जो है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आता है। सो वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। इस प्रोसेस, इस लाइक स्टेप में जो है हम चेंज, नया सॉफ्टवेयर हो सकता है, नए प्रोसेसेस हो सकते हैं, उनको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि चेंजेस जो है वो डिज़ायर्ड इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं। तो वो चीज़ भी वेरीफाई करते हैं। सो अब दोस्तों इम्प्लीमेंट हो गया चेंज, अब हमें ट्रांजिशन को मैनेज करना है। फ्यूचर स्टेट आ गई है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर स्टेट आने के बाद जो है और क्या नीड्स डेवलप हुई हैं उनको एड्रेस करना है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ की या लोगों की नीड्स डेवलप हुई हैं उनको एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं मैनेज ट्रांजिशन प्रोसेस में, मैनेज ट्रांजिशन सॉरी स्टेप में। सो अगला जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है सस्टेन चेंज। सस्टेन मतलब जो नया चेंज आया है उसको, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना, पुराने प्रोसेसेस को हटा देना, फिनिश कर देना, और नई कैपेबिलिटी और नए बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू हो ये इंश्योर करना। तो इस तरह से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है चेंज आ सकता है 5 स्टेप मॉडल से। पहला हो गया हमारा तैयार करना, लोगों को अवेयर करना कि ये चेंज क्यों कर रहे हैं, फॉर्मुलेट चेंज। फिर प्लान करना एक्टिविटीज़, ठीक है, और प्लान करना कि क्लैरिटी लाना लोगों के माइंड में कि ट्रांजिशन कैसे होगा करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में। फिर इम्प्लीमेंट करना चेंज को, नए सॉफ्टवेयर लेके आना, प्रोसेसर लेके आना, और वेरीफाई करना कि डिज़ायर्ड इम्पैक्ट जो हमने सोचा था वो आया है, इम्प्रूवमेंट आया है आफ्टर द चेंज। फिर उसके बाद मैनेज ट्रांजिशन, जो हमारे चेंज के बाद के जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करना। फिर सस्टेन चेंज मतलब पुराने जो प्रोसेसेस हैं उनको ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, और नई इंश्योर करना कि नई कैपेबिलिटीज़ जो है और नए बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जैसे इंश्योर करना कि अब नया सॉफ्टवेयर आ गया है, सर वर्जन कंट्रोल सिस्टम आ गया, तो अब सब उसको फॉलो करें और पुराने सॉफ्टवेयर को भूल जाएं। तो वो भी इंश्योर करना होता है। तो दोस्तों अब आता है चेंज मॉडल, एडकार मॉडल बाय जेफ ह्यात। तो जेफ ह्यात ने एक मॉडल दिया है एडकार मॉडल, और इसमें जो है हमें गाइडेंस मिलती है कि कैसे लोगों को जो है मदद की जाए ताकि वो नए चेंज की तरफ अडाप्ट कर पाएँ। ठीक है, वो कोई भी चेंज हो सकता है प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है फॉर द नीड फॉर चेंज। मतलब लोगों को बताया जाता है कि चेंज क्यों ज़रूरी है, चेंज क्यों ज़रूरी है, अवेयरनेस। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है चेंज के लिए, बट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज। सो वी नीड अ डिज़ायर टू सपोर्ट द चेंज। सो हमें मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को टू हैव द डिज़ायर टू चेंज, लिसन टू पीपल्स कंसर्न। उनके एग्जिस्टिंग कंसर्न्स देखने पड़ेंगे कि क्या दिक्कतें हैं उनको, क्यों नहीं वो चेंज इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो लोगों के जो कंसर्न है वो नोट डाउन करने पड़ेंगे, और फिर नॉलेज क्रिएट करनी पड़ेगी टू हाउ टू चेंज। ठीक है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी चेंज के लिए, एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा जिसमें नॉलेज शेयर हो। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स एंड बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, जब नॉलेज उनको मिल रही है उसके बाद वो अपने स्किल्स जो डेवलप हुए हैं, उनके बिहेवियर जो डेवलप हुए हैं, वो उसको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हुए जो है एक दूसरे से शेयर करें। उस चेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको शेयर करें, अपने टीम में एक टीम डेवलप्स हो छोटी छोटी, उसमें जो है वो सपोर्ट करें एक दूसरे को, और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे उनकी मदद लें।
ताकि वो नए नए तरीके से कैसे काम करना है, नए तरीके से कैसे बिहेव करना है वो सीखें। तो एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स एंड बिहेवियर, मतलब हमारी जो टीम है उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराओ रिगार्डिंग द चेंज। सो रीइंफोर्स टू एंश्योर द चेंजेस रिजल्ट्स ऑफ चेंज कंटिन्यू। सो अब टीम मेंबर्स जो है वो ऑलरेडी सीख रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं और हैंड्स ऑन कर रहे हैं और नए तरीके सीख रहे हैं, लेकिन अब कैसे इंश्योर किया जाए कि ये लाइक जो चेंज है वो सस्टेनेबल रहे, और उसके लिए जो है उनको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनसे उनके साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं बाकी टीम मेंबर्स की, एम्प्लॉयज़ की। सो इस तरह से जो है एक चेंज इम्प्लीमेंट होता है। फिर से रिवाइज कर सकते हैं इसको, एडकार मॉडल को। एडकार मतलब ए फॉर अवेयरनेस, डी फॉर डिज़ायर, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी, आर फॉर री इन्फोर्समेंट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि जॉन कॉटर का जो 8 स्टेप प्रोसेस है फॉर लीडिंग अ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये 8 स्टेप प्रोसेस यूज़ किया जाता है, और इसमें डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कशन करना। तो दोस्तों टॉप लेवल या सीनियर मैनेजमेंट जो है वो चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड ड्राइव फॉर द चेंज। सो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ड्राइव क्रिएट करते हैं कि ये चेंज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर आइडेंटिफाई करना है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड व्हाई चेंज इज रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज समझनी है कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। क्यों थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को जो है आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम समझ सकें कि चेंज क्यों चाहिए, चेंज क्यों चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फॉर्म अ पावरफुल कोलिशन, एक कोलिशन बनाना है, पावरफुल कोलिशन फॉर अ चेंज। तो दोस्तों कोलिशन होता है गठबंधन बनाना, जिसमें हम चेंज लीडर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके पास नॉलेज है चेंज को इम्प्लीमेंट करने की, और फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे उसमें से की मेंबर्स को और इनकी एक टीम बनाएंगे। ठीक है। चेंज इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोलिशन बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे। चेंज लीडर्स वो होते हैं जिनका एक पावर होती है, एक इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, जो कि चीज़ों को जो आगे बढ़ा सकते हैं। सो जो हमारे चेंज लीडर होते हैं वो अलग अलग रोल्स और एक्सपर्टीज हो सकता है उनके पास, और वो किसी ऐसा भी हो सकता है दे डोंट हैव टू बिलोंग टू पर्टिकुलर हरारकी, किसी हरारकी के साथ जुड़े हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। चेंज लीडर है। सो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है स्टेप 3। एक विजन क्रिएट करते हैं और लोगों को समझाते हैं उस विजन के बारे में। वो वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट करते हैं बेसिकली विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द चेंज। ठीक है दोस्तों। फिर फिर एक विजन स्टेटमेंट बनाते हैं जो समराइज करती है पूरे चेंज को जो हम अचीव करना चाहते हैं। फिर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं उस विजन को रियलाइज करने के लिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। फोर्थ स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग द विजन। तो सीनियर मैनेजमेंट और चेंज लीडर जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं और कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज के बेनिफिट्स शेयर करते हैं टीम के साथ, और उनको बताते हैं कि ये चेंज जो है अर्जेंट क्यों है इम्प्लीमेंट करना। फिर फिफ्थ स्टेप होता है रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, जैसे आउटडेटेड प्रोसेसेस हैं उनको हटा देते हैं। पीपल हु आर रेजिस्टेंट टू चेंज, उनको कोशिश करते हैं कि अलग अलग मेथड से उनको एंगेज करने की। तो दोस्तों सिक्स स्टेप जो है वो है एक मोमेंटम बिल्ड करने का फॉर द चेंज। छोटे से क्विक और इजी विंस अचीव करने हैं, और उससे जो है एक मोमेंटम बिल्ड होगा चेंज के लिए। सो सेवन्थ स्टेप जो है हमारा वो है एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एक बेस बनाने का,
वो बेस बन जाएगा तो फिर उसके बाद इंश्योर करने का कि कंटिन्यूड प्रोसेस सॉरी प्रोग्रेस होती है उस चेंज के ऊपर, कंटिन्यूड प्रोग्रेस होती है उस चेंज के ऊपर। सो एक बेस बनाने की ज़रूरत है चेंज के लिए। उसके बाद जो है जो चेंजेस हैं कॉरपोरेट कल्चर में, उसको एंकर करना मींस विजन को जो है वो कम्युनिकेट करते रहना, सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते रहना, एंड रिकॉग्नाइज करना उन लोगों को जो चेंज के लिए जिम्मेवार हैं, चेंज के लिए लाइक दे आर डूइंग द चेंज, दे आर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। ठीक है दोस्तों, और जो चेंज का कॉल्यूशन बना था हमारा उसको कंटिन्यू टू सपोर्ट दैट। ठीक है दोस्तों, एंश्योर करना जरूरी है कि चेंजेस जो है फिक्स हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। सो दैट इज कॉल्ड एंकर द चेंजेस इन कॉर्पोरेट कल्चर। सो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि 8 स्टेप प्रोसेस जो है बाय जॉन कॉटर वो बहुत यूजफुल है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हमें चेंज को लेके आना है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आ जाता है हमारा विलियम ब्रिजेस का ट्रांजिशन मॉडल। इसमें हम लोगों की साइकोलॉजी का पता चलता है कि वो साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव कर रहे हैं ड्यूरिंग द चेंज मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें 3 तरह के स्टेजेस होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहली एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग गो। दूसरी द न्यूट्रल जोन, और तीसरी द न्यू बिगनिंग। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज 3। सो दोस्तों पहला जो है वो है एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग गो। मीन्स एक फियर डेवलप होता है जब भी चेंज इंट्रोड्यूस होता है, तो एक एंडिंग, लूजिंग, कुछ लूज करने का फियर, लेटिंग गो। तो कैसे करते हैं, जैसे चेंज आया तो लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं अनसर्टेनिटी, एक डर, एक डिनायल, एक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द चेंज। सो ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग गो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज दैट इज न्यूट्रल जोन। जब चेंज इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, हैपन होना स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस दौरान जो है न्यूट्रल जोन के अंदर जो है लोग जो है वो नए तरीके सीखते हैं चेंज की वजह से, और काफ़ी क्रिएटिव और पैशनेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार प्रोडक्टिविटी भी ड्रॉप हो जाती है बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। तो प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो ड्रॉप हो जाती है। तो एक न्यूट्रल जोन बन जाता है हमारा। कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अभी लाइक दे आर अडेप्टिंग टू द न्यू वेज ऑफ वर्किंग। सो न्यूट्रल जोन काइंड ऑफ अ थिंग बन जाता है। सो जो फाइनल स्टेज होता है द न्यू बिगनिंग। द न्यू बिगनिंग मतलब पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द चेंज, और अभी जो है वो बेटर हो गए नए न्यू वेज ऑफ वर्किंग में। अब वो नई चीज़ें सीखने के लिए जो है आगे आ रहे हैं। सो दैट्स अ न्यू बिगनिंग, थर्ड स्टेज। सो इस तरह से जो है चेंज मेक किया जाता है बाय द विलियम ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। फिर दोस्तों जो लास्ट मॉडल है वो है हमारा चेंज मॉडल वर्जीनिया सैटर का चेंज मॉडल, जो कि हेल्प करता है लोगों को एक्सपीरियंस करने में उनकी फीलिंग्स, और कैसे वो कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं चेंज के दौरान। सो हेल्प बेसिकली ये जो मॉडल है ये उनको पहले तो एक्सपीरियंस करवाता है और उसके बाद जो है उनको हेल्प करता है टू कॉप विद द चेंजेस। सो लेट्स सी इस मॉडल में हमारे पास क्या क्या है। तो पहला स्टेप होता है लीड स्टेटस क्वो। इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ फेमिलियर सा लगता है और जैसे बिजनेस चल रहा होता है एज यूजुअल वैसा चल रहा होता है। चीज़ें जो है पुराने तरीके से कर रहे होते हैं लोग। सो लोगों को पता है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बट जैसे ही फॉरेन एलिमेंट का स्टेज आता है तो चेंज इंट्रोड्यूस होता है। सो परफॉर्मेंस जो है रिड्यूस हो जाती है लोगों की। फिर कुछ लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं चेंज के प्रति, रेजिस्टेंस होता है। कुछ जो है वो कम्प्लीटली उसको इग्नोर कर देते हैं चेंज को फॉरेन एलिमेंट स्टेज में। सो दोस्तों फॉरेन एलिमेंट में चेंज इंट्रोड्यूस हुआ और रिडक्शन इन परफॉर्मेंस देखने को मिला। पीपल आर रेजिस्टेंस टू चेंज, और वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो आगे का जो स्टेप है वो कैओस का है। तो कैओस आ जाता है मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगती है लोएस्ट लेवल पे।
सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है लोगों के लिए। पीपल जो है लोग जो है एक दूसरे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। सो दे स्टार्ट डिस्कसिंग लाइक थिंग्स विद ईच अदर। नए आइडियाज आते हैं, नए बिहेवियर जनरेट होते हैं। देन दे स्टार्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू हाउ टू मेक थिंग्स वर्क। फिर वो कोशिश करते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। कैओस के बाद जो है द ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया, जो फोर्थ स्टेज है, उसमें क्या होता है, न्यू वेज ऑफ वर्किंग। तो लोग जो है फिर क्योंकि वो डिस्कशन कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, फिर वो कोशिश करते हैं नए लाइक स्टार्ट अडेप्टिंग टू न्यू चेंज। दे बिगिन टू कोप विद द न्यू रियलिटी। जो नई चीज़ है उसके प्रति वो कोप करना स्टार्ट कर देते हैं, एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से जो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई अब बढ़नी शुरू होती है, इंक्रीज होनी शुरू होती है। उसके बाद प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेशन। अपने आइडियाज जो वो शेयर करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। फिर डिस्कवर करते हैं कि क्या उनके लिए वर्क कर रहा है, क्या नहीं। तो बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं नई चीज़ों की, न्यू वेज ऑफ वर्किंग की। फिर परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग जो है वो कंटिन्यूसली अपने प्रोसेसेस को, वर्क प्रोसेस को रिफाइन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू स्टेटस क्वो। तो लोग जो है नए स्टेटस क्वो तक जो है पहुंच पाते हैं और नए एनवायरनमेंट पे अडेप्ट कर लेते हैं। और नया स्टेटस क्वो जो था, जिसको चैलेंज किया गया था, नाउ बिकम्स द डिफॉल्ट और नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग। सो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। सो लास्ट में दोस्तों आता है हमारा क्लोज प्रोजेक्ट या क्लोज फेज का प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है तो वो रैप अप करता है प्रोजेक्ट को या फेज को, और ये चीज़ें जो है इंश्योर करता है ड्यूरिंग क्लोजिंग द प्रोजेक्ट या फेज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करता है वो कंफर्म करता है कि जो काम हुआ है वो एज पर रिक्वायरमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर कस्टमर से फॉर्मल एक्सेप्टेंस ले लेता है प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लेता है, प्रोक्योरमेंट के क्लोजर्स कर देता है। फिर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स जो है उनको आर्काइव कर देता है, इंडेक्स कर देता है। फाइनली जो है फाइनल लेसन्स लर्न उनको गैदर कर लेता है और अपडेट कर देता है। सारा प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमर को जो है डिलीवर कर देता है और फिर कस्टमर से जो है फीडबैक ले लेता है। तो जब ये सारे कार्य हो जाते हैं तो ऑफिशियली जो है प्रोजेक्ट को क्लोज किया जा सकता है। सो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो अभी तक हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में, फिर हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान था उसके बारे में और बेसलाइंस के बारे में। लेकिन अभी देखते हैं कि और क्या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। सो दोस्तों, कौन से डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में जो नहीं है, वो है हमारा प्रोजेक्ट चार्टर हो गया, स्टेक होल्डर्स का रजिस्टर हो गया, प्रोक्योरमेंट की स्टेटमेंट हो गई, रिस्क रजिस्टर हो गया जिसमें सारे रिस्क हैं, चेंज लॉग हो गया जिसमें सारी चेंज ऑर्डर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इशू लॉग हो गया जो भी इश्यूज हैं प्रोजेक्ट के साथ या ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, इशू लॉग हो गया। देन रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और एक्टिविटी की लिस्ट हो गई। सो ये सारे होते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट के। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो ये लेक्चर है ये ख़त्म होता है। ये पॉडकास्ट को हम यहीं पे क्लोज करते हैं ताकि ज़्यादा बोरियत ना हो जाए और सब लोग सो ना जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट।
सो आगे के लेक्चर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो इसको जो है बड़े ही आराम से, जो बड़े स्लोली तरीके से जो है चीज़ों को सीख सकते हैं। कोई क्वेश्चन और डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट जो है techintown.com, उस पे जा सकते हैं। लेक्चर्स फ्यूचर में जो है अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे हम। सो थैंक यू दोस्तों।